हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एडुपोड इंडिया पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग को पूरा कर लिया था, ठीक। उसमें थ्योरी के साथ साथ 262 क्वेश्चन थे। जो लोग भी केमिकल बॉन्डिंग को नहीं देखें, सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग को देखें। उससे पहले तो आप लोग सबसे पहले परमाणु संरचना को देखें, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग को, क्योंकि अगर क्रमबद्ध तरीका से नहीं आते तो आगे फिर समझ आने वाला नहीं। ऐसे ये चैप्टर जो है पूर्णतः याद करने वाला है। ध्यान दीजिएगा, बातों को समझिएगा, कुछ कुछ तो याद करने में आसानी होगी। ठीक, शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। चलिए बताएगा किससे, मतलब बताइए उस संख्या का नाम बताइए जिससे अधिक अगर परमाणु संख्या है तो वो रेडियो 82। अच्छा बताइएगा 82 क्या परमाणु संख्या? 82 किसका परमाणु संख्या है? पीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 82 उसी का है ना, यानी कि 82 से अधिक होगी अगर परमाणु संख्या तो क्या हो जाएगी? रेडियो सक्रियता। अच्छा बताइए, क्या ऐसे तत्व के नाभिक अस्थाई होते हैं? होते हैं क्या? नहीं। इसीलिए तो अस्थाई प्राप्त करने की, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए इससे क्या उत्सर्जित होता है? अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित होता है। ठीक है। अच्छा बताइएगा कि परमाणु के नाभिक में, वहां पर रदरफोर्ड में चलते थोड़ा, तो नाभिक में कौन सी उपस्थित होता है बताइए? ये दोनों साथ मिला क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक की त्रिज्या बताइएगा। नाभिक 10⁻⁻15। 10⁻⁻15। ठीक है, इसी को एक फर्मी भी कहते हैं। आगे बताइएगा परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 एक एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अच्छा बताइएगा, कहता है कि वैसा तत्व जिनका परमाणु 82 से अधिक हो तथा ऐसे तत्व के नाभिक अस्थायी नहीं रहते, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए इससे अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित होते हैं, ऐसे तत्व को रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियोधर्मी। तथा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेडियोधर्मिता कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक, क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, नीचे में चित्र बनाया गया अल्फा बीटा गामा का। ठीक, आगे बताइए रेडियो सक्रियता की खोजकर्ता कौन है? रेडियो सक्रियता खोजकर्ता हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल। ठीक है, आगे बताइएगा कि हेनरी बेकुरल ने रेडियो सक्रियता की खोज कब की थी? 1896 में किया था। अच्छा बताइए, बोलेगा कि रेडियो सक्रियता का पिता किसे कहा जाता है? हेनरी बेकुरल को। हेनरी बेकुरल को कहा जाता है। अच्छा बताइएगा इन्हीं के नाम पर क्या यूनिट दिया गया है? रेडियो सक्रियता का यूनिट बताइएगा। हाँ, बेकुरल। रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या है? बेकुरल। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। ऐसा ही है, बिल्कुल भी सही है। कभी कल आंसर लिए हुए हैं दूसरा, ध्यान रखिएगा। आगे प्राकृतिक रेडियो सक्रियता पदार्थ बताइएगा, दो तीन बताइए जल्दी। वही हो गया यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम। ठीक है, यूरेनियम का परमाणु संख्या बताइएगा। तो उसका हो गया 92। देखिए सुनिए, 92 हो गया उसका, थोरियम का 90 हो गया, पोलोनियम का 84 हो गया, और रेडियम सुनिए सुनिए बताते हैं। देखिए यूरेनियम बोलेगा 92 हो जाएगा, यू एक संकेत होता है। थोरियम यानी कि टीएच, ध्यान रखिएगा न्यूलैंड का अष्टक नियम यहीं पर समाप्त होता है। ठीक, तो थोरियम हो जाएगा 90। पोलोनियम अगर पूछता है, पोलोनियम कितना होता है? 84 होता है ना, बिल्कुल पोलोनियम 84 होगा। अगर रेडियम बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा। रेडियम का संकेत क्या होता है? आर। रेडियम के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? मैडम क्यूरी, और उनके पति पियरे क्यूरी दिया जाता है। ठीक, और इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1903 में। आगे उसी तरह से दिया गया है। ठीक, आगे अच्छा ये जो है ना, अभी 4 गो को जानो नाम बोले हैं, वे आदि स्वतः कुछ अदृश्य करने की अल्फा बीटा ये स्वतः निकालते हैं। ठीक, तो इससे निकलने की घटना को क्या कहते हैं? रेडियो सक्रियता कहते हैं। ठीक, आगे कहता है रेडियम तथा पोलोनियम की खोज किसने की थी? रेडियम तथा पोलोनियम। हाँ, रेडियम या तथा पोलोनियम मैडम क्यूरी तथा नहीं, देखिए रेडियम तथा पोलोनियम की खोज वही की थी, मैडम क्यूरी एवं उसके पति पियरे। अगर बोलता है कि कृत्रिम रेडियो सक्रिय तब क्या हो जाएगा? ई क्यूरी और इरेन क्यूरी और पति वो है ना, जो है एक पति का नाम था जोलियट नाम था। ठीक, जोलियट अरे की थी सब यही खाली नाम एकरा पर दे दिया गया था। आगे रेडियो सक्रिय विकिरण को मापने के लिए बताइए, रेडियो सक्रिय विकिरण को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गाइगर मूलर काउंटर बोलते हैं ना। ठीक है, इसकी सहायता से रेडियो पदार्थ की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है ना। बिल्कुल लगाया जा सकता है। आगे बोलिएगा रेडियो सक्रिय पदार्थ सभी विकिरणों को उत्सर्जित करने के बाद किसमें बदल जाता है? शीशा यानी कि 82 होता है। ध्यान रखिएगा, परमाणु संख्या याद रखने से बहुत चीज फायदा होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा रेडियो सक्रियता का ऐसा मात्रा क्या होता है? बेकुरल। ठीक, काहे बोले कि अलग भी लिए पता है? क्योंकि रेडियो सक्रियता का ऐसा मात्रा का ना शायद अथी में जो है ना एसपीडी नहीं जिसको कहते हैं, उसमें शायद दिए हुए है क्या? मैडम क्यूरी कहीं पढ़े हैं? मैडम क्यूरी यहाँ पे दिए है, अन्य मात्रक है। ठीक है,
यानी कि रेडियो संख्या कैसा है मात्रक, अगर बेक्रोल ऑप्शन है तो बेक्रोल ही लगेगा, अन्य मात्रक अगर मैडम क्यूरी आ जाता है तो ये देंगे। ठीक ठीक, रदरफोर्ड भी देंगे। ठीक, आगे बताइए 1 क्यूरी बराबर कितना होता है बताइए? 3.7 गुना 10 पावर माइनस 10 6/सेकंड, इंग्लिश में लिखा होगा नहीं आता है पढ़ने में। ठीक, आगे मतलब कि 1 क्यूरी बराबर 3.7 गुना 10 पर पावर 10 और उसके बाद 6/सेकंड, नहीं बोलते 6 डिस्ट्रेक्शन बोलते हैं जिसको, डिस्ट्रेक्शन ऐसे कुछ पढ़ते हैं, डिग्रेशन कौन सी बोलते हैं क्या, डिस्ट्रेक्शन पता नहीं पढ़ने आता। आगे चलते हैं, यानी कि 6 बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। आगे 1 रदरफोर्ड बराबर बताइएगा? 10 पावर माइनस 10 पावर 6 सिर्फ होगा, माइनस नहीं होगा इसमें। ठीक, सॉरी 6 माइनस लगा 6। 1 बेक्रोल बराबर बताइएगा? 1 डिसइंटीग्रेशन होगा यहाँ पर। चलिए कुछ गया। ठीक, आगे बताइए कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 बताइए। सबसे पहले कोबाल्ट का परमाणु संख्या बताइए? कोबाल्ट सी हो गया, सी हो गया तो उसका 60 50 परमाणु कैसे 60 हो जाएगा? 27 होता है। हाँ 27 होता है। यहाँ पर कोबाल्ट 60 का एक समस्थानिक है कोबाल्ट का। समस्थानिक मतलब समझते हैं ना, समस्थानिक ककरा कहेंगे से बताइए? जिसका परमाणु संख्या समान हो, जिसका परमाणु संख्या समान द्रव्यमान अलग हो। ठीक है, वही कितने में है? हाँ ठीक है। बताए कहता है कि सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा? कोबाल्ट 60। ठीक है, प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला कोबाल्ट अपनी अस्थाई होता है, यानी कि प्राकृतिक रूप में अस्थाई होता है, लेकिन मानव निर्मित जो होते हैं क्या होते हैं, जिसे व्यापारिक रूप से प्रयोग किया जाता है। अच्छा बताइएगा ये तैयार किससे किया जाता है कोबाल्ट 60? बिल्कुल, तैयार किससे किया जाता है? ये कोबाल्ट 60 तैयार किया जाता है C59 से, दिया होगा नीचे में C59 जॉन सक्रियन। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वही, बस ये छोटा छोटा बात याद रखना है। आगे नीचे देखिएगा दिया हुआ है अल्फा 6, बीटा 6 और गामा 6, इसी के बारे में तो नीचे पढ़ना है। ध्यान रखिएगा अल्फा का ये ध्यान रखिए, हेलियम नाभिक भी इसको कहते हैं। हेलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, द्रव्यमान संख्या 4 होता है। ये परमाणु संख्या तो नीचे लिखल जाता है, द्रव्यमान संख्या क्या लिखल जाता है? ऊपर। अब देखिए गामा किरण यहाँ पर देल है, गामा किरण जो कि सबसे अधिक भेदन क्षमता इसमें होती है। क्या होती है? भेदन क्षमता इसी में होती है। अगर बोलता है आयनन विभव तो क्या हो जाएगा? बीटा में, बीटा नहीं अल्फा में हो जाएगा। बाकी एक क्यों भेदन क्षमता ही ज्यादा होता है। आगे देखिएगा अगर बीटा कण बोलता है तो इसी को बीटा माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। बीटा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। या बीटा प्लस अगर बोलेगा किसका उत्सर्जन करेगा? पॉजिट्रॉन का। पॉजिट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण को क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन कहते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज करता बताइएगा आप लोग? पॉजिट्रॉन बोले थे ना, पॉजिट्रॉन बोले थे तो क्या हो जाएंगे? एंडरसन हो जाएंगे। और रदरफोर्ड अगर बात आई तो नाभिक की खोज करता हुई। ठीक, और रदरफोर्ड आए तो देखिए ये प्रोटॉन भी ध्यान रखिएगा। रदरफोर्ड में गोल्डस्टीन का भी रदरफोर्ड भी देता है, देता है तो देता है, बोल दिया ज्यादा लेने लगा गोल्डस्टीन ही लेने लगा। जैसे कि एक बुक था जब 12th में पढ़ रहे थे रवि रोशन सर का, तो उसमें दिए गोल्डस्टीन ही दिए हुआ था, वही खोजा था लेकिन बाद में प्रमाणित किया था कि हाँ। अच्छा बताइएगा अल्फा किरण की विशेषता बताइएगा, अल्फा किरण की खोज करता कौन? रदरफोर्ड है। बताइएगा इस पर कौन आवेश युक्त होता है? धन आवेश युक्त होता है। इस पर बताइएगा ये इसका द्रव्यमान जो हाइड्रोजन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? 4 गुना। अच्छा बताइएगा धन आवेशित होने के कारण किस किरण पे ये मुक्त होता है? कैथोड की ओर आकर्षित होती है। क्यों होगा? क्योंकि धन आवेशित है, माइनस की ओर जाएगा। कैथोड पर क्या? माइनस, एनोड पर प्लस। आगे कहता है इसे हीलियम के नाभिक जैसा माना जाता है। अभी तुरंत बोले ना, अल्फा कौन जो है हीलियम के नाभिक जैसे माना जाता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अगर परमाणु संख्या के नीचे लिखेगा हीलियम क्या, द्रव्यमान के ऊपर लिखेगा 2He। पूछ दिया था अल्फा पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव साइन होगा? अल्फा पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अल्फा पे पॉजिटिव, लेकिन इस जाएगा किसकी ओर? तो माइनस की ओर, कैथोड की ओर। ठीक, अच्छा बताइएगा इसका वेग जो होता है अल्फा कण का वेग होता है प्रकाश के वेग का कितना भाग होता है? 1/10। प्रकाश का वेग बताइएगा आप लोग, प्रकाश का वेग बताइए जल्दी बताइए। 3 मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आज बताइएगा ई बराबर mc² जो जानते हैं उसमें c किसका घातक है? मतलब c के बराबर प्रकाश का वेग। ठीक है, बीटा कण की विशेषता में खोजकर्ता बताइएगा। पहला बीटा कण के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड। ठीक है, बताइएगा इस पर कौन आवेशित होता है? माइनस आवेशित। अच्छा माइनस आवेशित का किधर जाएगा? ये पॉजिटिव तो ठीक है, कहता है इस पर एक इकाई ऋण आवेश होता है। बिल्कुल सही है। अब बताइए ये हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना भाग होता है? 1/1837 भाग होता है। ठीक है, आगे बताइएगा
अच्छा इसे ये भी कहा जाता है, इसे इलेक्ट्रॉन का प्रभावी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन का प्रभावी। इन्हें भी तुरंत बोले थे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। क्या करता है? अपोजिट्रॉन का भी। इनकी बीटा प्लस होगा तब क्या करेगा? पॉजिट्रॉन का। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण को ही क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन कहते हैं। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? एंडरसन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। आगे बताएगा, ये प्रकाश के वेग का कितना भाग होता है? 9/10 भाग होता है। प्रकाश के वेग का कितना भाग होता है? 9। एक दो बार रिविजन कर देगा, क्लियर होगा। डायरेक्ट याद कीजिएगा तो भूलवे कीजिएगा, रिविजन करने की, ठीक है। आगे बोलेगा, गामा किरण बताइए खोजकर्ता? पॉल विलार्ड, ठीक है। बताएगा कि गामा किरण जो है कैसन तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, बिल्कुल सही बोले। अभी से बताइएगा, इसमें ज्यादा तरंग धैर्य होगा, कम तरंग, कम तरंग, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये उदासीन होता है, बिल्कुल उदासीन। अच्छा परमाणु विद्युता क्या होते हैं? परमाणु विद्युता क्या होते हैं? जो कुछ उत्सर्जन करता है। देखिए परमाणु विद्युता जो है उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु विद्युता क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, ठीक। ध्यान देगा। तथा इस देखिए कहता है कि अल्फा कण जो उदासीन होता है तथा इसका वेग प्रकाश के वेग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि पहला था कौन? अल्फा किरण, जो कि प्रकाश के वेग का कितना भाग? 1/10 भाग। दूसरा था बीटा किरण, जो कि कितना भाग? 9/10 भाग। कितना भाग? वो था हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना, ये हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/37 गुना। तो ध्यान रखिए, इसी तरह याद किया जाता है, 1/1837 गुना, सॉरी। और ये क्या है? उदासीन होता है और प्रकाश के वेग के क्या होता है? बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर, बिल्कुल सही बात। अब बताएगा क्या जो है, जो गामा किरण है, ये फोटोग्राफी की, जो फोटोग्राफी पर ज्यादा प्रभाव डालता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कम प्रभाव डालता है। गामा किरण कम डालता है, सबसे कम। आज बताएगा, इस पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव पड़ता है? अनुप्रस्थ है, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कैसे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अनुप्रस्थ मतलब समझते हैं? सीधा। अनुप्रस्थ मतलब सीधा, सीधे नहीं होता है, सब सीधा हो जाए, ठीक है। और गामा किरण पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे देखिएगा, कहते हैं इसकी आवृत्ति तथा, आज बताएगा पूछता है क्वेश्चन, निम्न में से किस किरण की आवृत्ति और ऊर्जा अधिक होती है? बताइए। गामा किरण का। किसका? ऊर्जा और आवृत्ति किसकी अधिक होती है? गामा किरण। अच्छा आवृत्ति का ऐसा मात्रक कोई बता सकते हैं? हम नहीं देंगे हर्ट्ज ऑप्शन। 1/समय समय इनवर्स हो जाएगा, बात सही। यानी अच्छा बताएगा, विकृति का बीमा होता है? नहीं, लंबाई नीचे ऊपर। संख्या का बीमा होगा? संख्या का बीमा किस होगा? नहीं होगा, बिल्कुल ठीक। टाइम वो क्वेश्चन आज पूछा था, पूछिए। सार्वत्रिक गुणांक होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियता, इसका बीमा होता है? बिल्कुल होता है। ये तो बहुत बार पूछा है, बार बार बोलते हैं, करवाए भी हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर होता है, क्या मात्रक होता है। और इसी को कन्वर्ट कर लीजिएगा तो एक हो जाएगा कि ml3 ना m इनवर्स L3 T⁻⁻2 होता है, शायद, कंफर्म नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, करवाए हुए सेशन जाके देख लीजिएगा, ठीक। शायद यही होता है, ठीक। आगे कहता है साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता। साहा नाभिकीय संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है बताइए? ममता बनर्जी, ठीक है। ये फर्स्ट मुख्यमंत्री है। राज्यपाल अभी कौन होगा? राज्यपाल पता नहीं, राज्यपाल किसी को पता है? बोती। आज इधर सुनिएगा, सबसे प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? यही ममता बनर्जी, ठीक। आगे बताइएगा, अब है अर्ध आयु काल, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अर्ध आयु काल का मतलब क्या होता है, क्या बता सकते हैं? आधा होने में जितना समय लगा, ठीक, इससे आधा होने में उतना ही समय लगेगा, आधा होते जाएगा तो उतने समय। द्रव्यमान पर आधारित नहीं होता। हाँ तो ठीक है, ये द्रव्यमान पे आधारित नहीं होता, ताप पर भी निर्भर नहीं होता है, ठीक। ताप पर भी निर्भर नहीं होगा, द्रव्यमान पे भी निर्भर। एक सूत्र अगर बोला जाए तो T/2 बोला जाए तो बताइए, सूत्र बताइएगा तो। लेमडा बोलते हैं ना उसको। लेमडा को किससे विघटित नियतांक, ठीक है, ठीक। अब नीचे दिया गया है, अब बताइएगा, कहता है कि औसत आयु या मध्य आयु, इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा, यानी कि 1/λ, ठीक है, बिल्कुल। और लेमडा मान अगर बैठाना चाहे तो 0.69,
ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, औसत आयु बराबर पदार्थ के सभी परमाणु की कुल आयु बटे लेमडा का मान जो होगा पदार्थ में परमाणु की संख्या। ठीक, अब नीचे देखेगा क्वेश्चन है रेडियम, इधर एक क्वेश्चन बनाइए आराम से अपने बनने वाला है। रेडियम बोला है कि 16 वर्ष में, यानी कि रेडियम का हाफ लाइफ पीरियड 16 वर्ष, हाफ लाइफ मतलब आधा आधा घटेगा 16 वर्ष, आधा होने में 16 वर्ष, 8 ग्राम है तो 1 ग्राम होने में कितने आते हैं, 48, देखिए इधर देखिए 8 से 4 ग्राम में 16, 4 से 2 ग्राम फिर 16, फिर 2 से 1 16, 16 तिया 48, आंसर क्या होगा 4800 वर्ष। ठीक, आ गया पोलोनियम का आजीवन काल 140 दिन है। ए ध्यान दीजिएगा, पोलोनियम का 140 दिन है, 25% शेष, देखिए ध्यान, 140 है तो 100 होना चाहिए, 100% में 140 दिन, अब 50% में कितना है फिर 140 दिन, अब 25% फिर कितना है 140 दिन, कितना हो जाएगा, तो 280 दिन हो जाएगा ना, 280 दिन 25%। ठीक, आगे देखिए रेडियम का अर्ध जीवन काल क्या होगा 16 वर्ष है। अब देखिए अब बोला कि 1/4 का भाई, 1/4 मतलब 8 का 1/4 क्या होगा 2, तो बस वही आंसर होगा ना, 16 दूनी 32, बस सीधे बात, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 200 देखिए ना सही था, देखिए 25% बोला, 100% में कितना, इधर ध्यान दीजिए, देखिए 100% में 140 दिन हुआ, 50% होने में 140 दिन, हाँ। फिर उसका आधा होने में उसका आधा में 140 140 दिन। तो यहाँ देख रहा है 100% हम कहाँ लेंगे, 50% होने में 140 दिन लगेगा ना, फिर 50% का आधा कितना हो जाएगा 25%, 140 दिन, दोनों मिला के आप 100% भी जोड़ रहे हैं, 100% दे दिया हमको, देखने क्या ध्यान दीजिए, देखिए आप 100% जो है जोड़ दिए, ठीक, ध्यान दीजिए 100% नहीं जोड़ना है, पहले जोड़ दिया ना, उसके बाद दुइये को जोड़ना है। आगे कोई बात नहीं, नोट देखिएगा, नोट में लिखा है कि n/p का मान, n मतलब न्यूट्रॉन, p मतलब प्रोटॉन, अगर इसका मान 1.5 से ज्यादा है तो ये रेडियो सक्रिय होगा, अन्यथा कम है तो नहीं होगा, बराबर होगा तो नहीं होगा। बताइए n मतलब क्या, 7 14 होगा, मतलब n के परमाणु संख्या 7 और 14 में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाता है 7 हो जाता है, यानी कि बराबर हो जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो गया। अच्छा एक मान ज्यादा हो गया ना, एक बराबर हो जाएगा, यानी कि अतः मतलब कि 1 के बराबर 7/7 हो गया, न्यूट्रॉन भी 7 आ गया, प्रोटॉन भी 7 आ गया, तो 1 हो गया, एक क्या होगा 1 से 1.5 से कम है, ठीक 1.5 से कम है, तो इसीलिए क्या रेडियो सक्रिय। लेकिन अगर यूरेनियम के निकालते हैं क्या आता है 1.5 से आता है, तो ये क्या हो जाएगा रेडियो, ये निकाल के देख लीजिएगा अपना, रेडियो सक्रियता होगा। ठीक, और रेडियो सक्रियता बताएगा, ये जो रेडियो सक्रियता होंगे वो फोटो फिल्म को प्रभावित कर देती है ना, करती है, बिल्कुल करती है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे नीचे चलते हैं, ठीक है, आयनन विभव सबसे अधिक किसमें होगा, आयनन विभव सबसे अधिक होगा अल्फा में, तकर बाद बीटा में, तकर बाद गामा, ठीक है। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होगा, आप फोटोग्राफी फिल्म में प्रभावित, ठीक, इसमें बस एक चीज भेदन क्षमता होता है गामा में ज्यादा, तकर बाद सब कुछ काम। नाभिकीय संलयन को बताइए, जल्दी बताइए थोड़ा, जो छोटे छोटे नाभिक जोड़ते हैं, क्या बोले, नाभिकीय संलयन बताइए। हल्के नाभिक मिलकर भारी ठीक है, देखिए दो हल्के नाभिक मिलकर, दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे तो कौन सी बोलेंगे, नाभिकीय संलयन से पता चल जाता है संलयन होगा, जुटने की बात होगी। आगे कहता है इस प्रक्रिया में उष्मा की ऊर्जा की एक विशाल राशि उष्मा ऊर्जा मुक्त होती है, क्या होती है, आगे नाभिकीय विखंडन में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होगी, वहां पर क्या होगी, यहाँ पर उष्मा ऊर्जा मुक्त होगी, वहां पर ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन होगा, ठीक, हाँ वहां पर देखिए ना, वहां पर जाएंगे। नाभिकीय संलयन में जो ईंधन के रूप में क्या चीज कार्य करता है, हाइड्रोजन करेगा, उत्पाद के रूप में हीलियम हो जाएगा, नीचे दिया गया है, बिल्कुल हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हीलियम के कोई समस्थानिक नहीं, हीलियम सबसे क्या हल्का। एक प्रयोग किसमें किया जाता है, हवाई जहाज के, ठीक, वायुयान के टायर में, ठीक है। चले नाभिकीय संलयन अगर कोई ऐसे परिभाषा पूछा नहीं जाता है, ऑक्सीजन साथ मिलाकर दोनों ठीक, कृत्रिम ऑक्सीजन में अगर लेते हैं तो उसमें भी किया जाता है इसका प्रयोग, अगर कृत्रिम हॉस्पिटल में लगे तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। बताइएगा सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है, यानी कि 2 हल्का नाभिक मिला के एक भारी नाभिक का निर्माण। अच्छा ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि सूर्य एक गैसीय गोला है, उसमें हीलियम कितना परसेंट, कितना हीलियम नहीं, हाइड्रोजन 71% है, अगर हीलियम की बात आ गई तो हीलियम 26.5%, ठीक है, हीलियम कितना परसेंट है 26.5। बहुत लोगों को लगता है क्या
लुसेंट क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये पढ़ने के बाद लुसेंट भी क्लियर हो रहा है, ये ध्यान रखना। लुसेंट का रिवीजन कीजिए आप लोग। बहुत लोग कमेंट आएगा कभी कल, देखिएगा कि लुसेंट का भी करवाइए, लुसेंट साथ साथ हो रहा है, ये ध्यान लुसेंट तो रखिए। एक रिवीजन है। हाँ ठीक, ई पढ़ने के बाद लुसेंट का रिवीजन कीजिए, मजा आएगा। ठीक, आगे बताएगा सूर्य में नाभिकीय संलयन का मतलब, नाभिकीय संलयन में ईंधन का स्रोत क्या है, अभी तुरंत बोले हाइड्रोजन, प्रोडक्ट बोल देगा, उत्पाद हीलियम। ठीक है, आगे चलता है कि वेथे के अनुसार सूर्य के अंदर कार्बन नाइट्रोजन का क्या करता चलता चलता है। ठीक, बेथे के अनुसार, किसके अनुसार, बेथे अनुसार मतलब ये क्या थे, वैज्ञानिक थे, क्या थे, वैज्ञानिक, आदमी नामक वैज्ञानिक। ठीक है, आगे चल, आदमी नामक वैज्ञानिक थे, बिल्कुल सही बात है। अब ये देखिए हाइड्रोजन बम की चर्चा, देखिए हाइड्रोजन बम ऐसे तो विकसित देश है कौन, अमेरिका, बम तो ही बनाया था पहले। हाइड्रोजन बम इस बताइएगा, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड टेलर। अच्छा बताइएगा, 1956 एडवर्ड टेलर 1952 में किया था। अच्छा, हाइड्रोजन बम का निर्माण हाइड्रोजन के किस समस्थानिक से किया गया था, नाम बताएगा। दूसरा और तीसरा, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम, टाइटेनियम। बिल्कुल सही बात। यानी कि इसको बोल सकते हैं हम D2 और T3 भी बोल सकते हैं, यानी कि ड्यूटेरियम मतलब D3 D2, और अगर बोल दे क्या बोलते हैं, टाइटेरियम ना, टाइटियम, ट्राइटियम, ट्राइटियम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। हाँ, पर लिखा हुआ है कहाँ, ट्राइटियम, ट्राइटियम ही है। ठीक है, तो मतलब इससे किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन, किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन बम का। हाइड्रोजन बम का निर्माण कब हुआ था, 1952 में। कौन किया था, एडवर्ड टेलर किया था। कौन किया था, और ये कहाँ के थे, तो यूएसए के थे। कहाँ के थे, यूएसए के थे। ठीक है, आगे बताएगा हाइड्रोजन की क्षमता परमाणु बम की अपेक्षा कितनी है, 1000 गुना क्या होती है, अधिक होती है। अब हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन पर आधारित है, नियंत्रित की अनियंत्रित से बता अनियंत्रित। ठीक है, ठीक, हाइड्रोजन बम क्या हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा। अच्छा, अब तो हम नाभिकीय संलयन को पढ़ लिए। जो मतलब क्या कहते हैं, बिजली बनाने में क्या रहता है वो मतलब अनियंत्रित है कि नियंत्रित है। कौन, यूरेनियम को तो अधिक करके बनाया जाता है ना, वो नियंत्रित हो जाएगा, वो नियंत्रित हो जाएगा, क्योंकि उसमें मतलब क्या कहते हैं, दो को पकड़ के मतलब कैडमियम, बिल्कुल। कैडमियम का छारा और कुछ तो हम हम भी तो नियंत्रित है ना, बोले। नियंत्रित। आगे नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन हो गया तो नाभिकीय विखंडन होना जायज बात है। ये उल्टा कर दे ना सीधे, दो हल्का नाभिक वहां क्या होता, टूटेगा, तो यहाँ जो हल्का नाभिक की करेगा, टूट जाएगा, दो नाभिक बनाएगा, तो वही बात है। और क्या करेगा, वहां पर भी ऊर्जा मुक्त हो रही थी, वहां पर उष्मा ऊर्जा, यहाँ पर क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होगी, बात वही है। तो आगे कहता है इस पर मतलब कि एगो नाभिक टूटेगा, दो हल्का नाभिक बटेगा का नाभिक क्या, विखंडन बोले, क्या बोलेंगे, फ्यूजन और फिजन। ठीक है, जो मतलब बड़ा होगा अक्सर उसमें मतलब विखंडन होगा, जो छोटा होगा उसमें संलयन होगा। ठीक है, कौन सा छोटा है कौन बड़ा, मतलब चलिए ध्यान दीजिए, एगो में डबल एस होगा, एगो वन एस होगा, जिसमें डबल एस होगा वो टूटेगा। ठीक है, जिसमें सिंगल एस होगा ठीक। फ्यूजन मतलब संलयन कौन होगा, अच्छा ध्यान दीजिए, फिजन होगा मतलब विखंडन, फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा संलयन। अच्छा छोड़िए इस तथ्य पे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, सही बोला, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, हाँ सही बोला है। चलिए ठीक है, चलिए इसको ध्यान दीजिए, आप बात मत कीजिए। परमाणु बम का निर्माण नियंत्रित ढंग से होगा कि नियंत्रित विखंडन से होगा, अनियंत्रित। ठीक है, अच्छा पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था ना, कब हुआ था, 18 मई 1974 को हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम, स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है। स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी थे। देखिए कन्फर्म है जो वो बोलिए, प्रथम इंदिरा गांधी थे, दूसरा अटल बिहारी थे। अच्छा, प्रथम कब हुआ, प्रथम 1974 में था, बिल्कुल इंदिरा गांधी ही होंगे उस समय। 1975 में तो वही होंगे, क्योंकि उन्होंने 1975 में क्या किए थे, घोषणा किए थे, गरीबी हटाओ का नारा दिए थे, 1975 में ही दिए थे, 1975 में ही ना दिए थे, वो है कन्फर्म। तो फिर कमेंट आएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए आगे शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अब उस पे आप छोड़िए, ध्यान दीजिए। देखिए मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया, होमी जहांगीर। ठीक है, ये कौन थे, क्या
होमी जहांगीर भाभा कौन थे बताइए कुछ। साइंटिस्ट थे, मतलब साइंटिस्ट थे मुझे लगा। वही साइंटिस्ट। मुंबई में है। उन्हीं के सम्मान पे ये किया गया था। ठीक, आगे देखिएगा, मैनहट्टन प्रोजेक्ट दुनिया का पहला परमाणु बनाने का मिशन था। बताइएगा मैनहट्टन प्रोजेक्ट का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था पहली बार? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। प्रोजेक्ट का प्रमुख रॉबर्ट, ओपेनहाइमर। ठीक है, रॉबर्ट, उनका पूरा नाम रॉबर्ट ओपेनहाइमर है। और कब हुआ थे, कब हुए थे? 1942। ठीक है, प्रथम परमाणु बम का नाम बताइएगा, लिटिल बॉय किस देश पर गिराया गया था? हिरोशिमा पे। जापान पे। ठीक है, हिरोशिमा किसके द्वारा? 1945 यूएसए के द्वारा 6 कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। ठीक है, ये नागासाकी में गिराया गया था दूसरा ना। उसका नाम था फैटमैन, इसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक, बिल्कुल। अच्छा बताइएगा हिरोशिमा पर जो गिराया गया था किससे बनाया गया था? यूरेनियम से और नागासाकी प्लूटोनियम से। हिरोशिमा पर जो गिराया गया था वो यूरेनियम था। 235 कौन था? से और 239 यूरेनियम 235 था। 235 और नागासाकी पर जो गिराया गया था वो कौन था? प्लूटोनियम 239। 239, बिल्कुल सही है। आप बताइएगा यूरेनियम का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। सफेद होता किसके है, जैसा? एजी की तरह। चमकीला होता है। चांदी की जैसा। चांदी के जैसा। हाँ, तो एजी में आप चांदी ही याद रखेगा, इन्हें तो लैटिन नाम याद रखेगा थोड़ा दिक्कत होगा, यो ध्यान रखिएगा। आगे इसका आयस के बताइएगा, यूरेनियम का आयस। पिंच आगे क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में। पिंच ब्लेंड या कार्नेटाइट। पिंच ब्लेड या कार्नेटाइट। कार्नेटाइट कम देता है, पिंच ब्लेड ज्यादा देता है, ध्यान रखिएगा। और जिंक का बताइएगा, कौन ओएस के बता सकते हैं? जिंक का कौन ओएस जिंक का भी आया? तो जिंक ब्लेंड आया ना, तो यहाँ पर जिंक, यहाँ पिंच ब्लेड है ना, तो यहाँ पर जिंक ब्लेंड आता है कभी कभी, देखिएगा क्वेश्चन ऐसे आए भी नहीं करेगा। आगे कहते हैं इसमें, अच्छा बताइएगा यूरेनियम जो है U-35 ज्यादा पाया जाता है प्राकृतिक रूप में कि U-38 U-38 ज्यादा पाया जाता है। U- U-35 बनाया जाता है। U-238 ज्यादा ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, बनाया। U-35 बाप रे। U-35 का अब जो यूज बनता होता है है। 235 आगे ध्यान दीजिएगा, कहता है इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन बमों को बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग? 235 यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा नाभिकीय ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का ही। ठीक, पूछा हुआ क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 को। ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर गिराए गए बम क्रमशः यूरेनियम 235 थे और प्लूटोनियम 239। ठीक, यहाँ तक ध्यान दें। आप परमाणु बम पे चलते, देखिए बीच में बात कीजिएगा तो नहीं हम इन भाग जाते हैं। ठीक, आगे ध्यान दीजिए, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम का निर्माण हुआ था, जिसे हम नाभिकीय बम के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे कहता है परमाणु बनाने के लिए भारी वाले प्राय, आज कौन सी परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम कौन का प्रयोग किया गया था? 235 और प्लूटोनियम 239 का। ठीक, अब बताइएगा ये किस श्रृंखला का उदाहरण है? अनियंत्रित की अनियंत्रित था। ठीक है, आगे देखिएगा प्रथम परमाणु बम किसने बनाया था बताइए? प्रथम परमाणु बम वही जे ओपेनहाइमर। अब जी ठीक है, रॉबर्ट ओपेनहाइमर कब बनाए थे? 1945 अभी 45 हो गया। आप बताइएगा इसके विस्फोटक के समय क्या मतलब कि तीव्र चमक होती ना। अच्छा, प्रचंड झोंका, मतलब कि बहुत दिनों तक ये रहता है, दीर्घ काल तक ये इसका रहता है। जैसे कि परमाणु बम गिराया गया था कहाँ पे? इसीलिए तो ये मतलब ऑनियन हिरोशिमा पर परमाणु बम ही ना गिराया गया था। हिरोशिमा पर कौन बम गिराया गया था? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। तो क्या था? परमाणु बम था क्या? परमाणु ठीक, परमाणु बम था ना, परमाणु परमाणु बम ही था ना। हाइड्रोजन बम गिरा था क्या होता? तभी तो वहाँ पे अभी भी अब तो सुधार हो गया। लंगर लुल्ला हो जाता है अभी भी। लंगड़ा लुल्हा पैदा होता है। कुछ अंसा भारतों मारा, यो ध्यान रखिएगा। ओके, होता है ना, कहते हैं। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहता है, अच्छा बताइएगा इसका ताप कितना डिग्री तक पहुंच जाता है? मतलब जब परमाणु 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। 10⁻7 डिग्री, 10 माने कि 10/7 0 10 लाख 7 डिग्री सेल्सियस। 100 लाख यानी 1 करोड़ डिग्री ना। हाँ, जो भी हो। आगे ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइएगा, अच्छा 10 लाख के करोड़ का है। न्यूट्रॉन बम का निर्माण कब हुआ था? नीचे है न्यूट्रॉन बम, ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए, फिर ऑब्जेक्टिव भी करना है, समय बहुत हो जाएगा। देखिए ना समय कितना हुआ, बताइए। कौन सी वाली? न्यूट्रॉन बम का न्यूट्रॉन जल्दी बताइए। आविष्कार के किया? न्यूट्रॉन बम का आविष्कार यूएसए किया। यूएसए किया था। कब किया था? 1977 में। कब किया था? 1977 में, ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइएगा इस अच्छा बताइए न्यूट्रॉन बम में जो है इसके विशेषता बता दीजिए थोड़ा। किया न्यूट्रॉन बम की विशेषता, किसका नाश होगा, किसका विनाश नहीं होगा? मतलब मनुष्य का नाश होगा, लेकिन प्रकृति में जितना भी मतलब प्रकृति मतलब इमारत का नाश नहीं नहीं होगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहता है कि हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा क्या होता है? कितना गुना शक्तिशाली? 10 1000 गुना ना। 1000 गुना से। अच्छा परमाणु रिएक्टर बताइए, परमाणु रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है?
या नाभिकीय रिएक्टर? एनरिको फर्मी। इसका नियम नियंत्रित विखंडन के द्वारा होता है। ठीक, आज बताइए भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ? तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक, महाराष्ट्र की राजधानी बताइएगा। मुंबई। ठीक, सबसे अच्छा बताइएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? नहीं नहीं नहीं, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हम ठीक हमारा बोलना चाहिए था सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? दिल्ली हो जाएगा? नहीं, कलकत्ता हो जाएगा। सुनिए ना, आप कोई तो क्वेश्चन लगता है हमारा गलत तो बोल दी क्या? दिल्ली होगा पहला हो जाएगा मुंबई, है तो वो दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली होगा। ठीक है, हम रिपीट कर देंगे क्वेश्चन को, हो सकता है गलत क्वेश्चन बोल दिए हो। आगे ध्यान दीजिएगा, याद आने दीजिए। ठीक, आगे कहता है प्रथम परमाणु रिएक्टर एनरिको फर्मी की देखरेख में सन 1942 में अमेरिका के किस विश्वविद्यालय में? शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। बताइए नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलकर किसको प्राप्त करता है? किस ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा का। बताएगा बाद में कुछ परमाणु रिएक्टर बताएगा। महाराष्ट्र में कौन सा है? तारापुर है। महाराष्ट्र में कौन सा है? तारापुर है ना? तारापुर और ट्रम्बे। सबसे बड़ा तारापुर है। आयोग ट्राम्बे भी है महाराष्ट्र में। ठीक है, केगा कहाँ? कर्नाटक में। काका कौन सी बोलते हैं? काकरा गुजरात में। गुजरात में है। राजस्थान में बताइए कौन है? रावत भाटा। रावत भाटा। और एक और है कोटा ना? कोटा। कल पक्का बताइएगा। तमिलनाडु। कुंडन कुलम तमिलनाडु। इस आठों को क्या करना है? याद कर रखना है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। बताइए और नरोरा परमाणु रिएक्टर का कोर, परमाणु रिएक्टर का कोर बताइएगा किसके आकार का? यू के आकार का बना था। आज बताइएगा गुरु जल का सूत्र बताइए। D2O। मंदक के रूप में इसी का प्रयोग किया जाता है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है मंदक के रूप में। हाँ देखिए, जब D2 का प्रयोग किया जाता है बताइएगा इसको कहते क्या? स्विमिंग पूल या ओपन पूल कहते हैं। ठीक है, D2 को ही गुरु जल भी कहा जाता है। मंदक का मुख्य कार्य बताइएगा। मतलब न्यूट्रॉन को क्या कर देना? धीमा कर, धीमा करना। दे ग्रेफाइट करेगा अवशोषित, ग्रेफाइट भी अवशोषित नहीं करेगा। अवशोषित नीचे है ना? अबे ठीक, बिल्कुल। ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा। जब मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? पाइल। आगे बताएगा बोरोन तथा कैडमियम की छड़ किस तरह की छड़ है? बोरोन तथा कैडमियम की छड़ किस तरह की छड़? नियंत्रक छड़ है। यहाँ न्यूट्रॉन को क्या करती है? अवशोषित करते हैं। और सब क्या करता है? न्यूट्रॉन को धीमी करती है। ठीक है, बताएगा गुरु जल का सूत्र D2O। मंदक के रूप में किसका किसका कार्य होता है? D2O और ग्रेफाइट का सबसे अधिक किसका बोलेगा था? D2O का। ठीक, आगे ध्यान दीजिए। उसके बाद बताएगा ZR है, JR नहीं, जर्कोनियम जिसको बोलते हैं। जर्कोनियम का आपको परमाणु संख्या बता सकते हैं? 40। बिल्कुल सही। ठीक है, अब बताएगा ये जो है एक ऐसा धातु है, क्या है जर्कोनियम? जर्कोनियम क्या है? धातु है। बताइए कैसे, बताए ना, गुण बताइए ना, लिखा हुआ कुछ। ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों में जलता है। ठीक, एवं इसमें न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का क्या पाया जाता है? गुण पाया अतः इसीलिए इसको किसी भी नाभिकीय रिएक्टर में जर्कोनियम अवश्य प्रयोग में लाया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में जर्कोनियम का क्या है? बहुत ही बड़ा क्या है? महत्व है। जर्कोनियम का क्या है? बहुत। अच्छा, आगे शीतक के रूप में देखिए सोडियम तथा पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का किसका प्रयोग? ऑप्शन में जरूर देगा द्रवित मिश्र धातु का। कर सोडियम और पोटेशियम। बताइए सोडियम का परमाणु संख्या 11। Na का बताइएगा तो। Na का मतलब क्या होगा? सोडियम। और K का मतलब पोटेशियम। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नोट में है अच्छे शीतक में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने की क्षमता क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। अच्छे शीतक में। खराब शीतक रहेगा तो अधिक पाया जाता। सीधा ऑप्शन। ठीक, आगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताइए। एक Mu बराबर कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 931। ठीक है, आज बताइएगा एक अगर जूल में हम कन्वर्ट कर दे तो 1.4896 into 10 to the power। ध्यान दीजिए 1.4896 गुने 10 पर पावर माइनस 10 जूल। फिर से बोलिए थे 1.4896 गुने 10 पर पावर माइनस 10 जूल। सही बोले ना? 1.4896 गुना 10 पावर अब ऐसे बोल देंगे फिर कमेंट आएगा। फिर कमेंट आएगा। याद करना है, हम बोल देते हैं याद करना। ऐसे तो ऐसे कर सकते हैं। पीछे से बोला गया है 1.48 गुना 96 गुना 10 पर पावर माइनस 10 जूल। ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन आप कमेंट का कोई ठीक नहीं है। ठीक, ऐसे आप लोग याद करने के लिए बता दिया गया है। एक N बराबर 1.6 बिल्कुल 1.6 10 पर पावर माइनस 13 जूल।
आगे बढ़िएगा, फास्फोरस 32 समस्थानिक का उपयोग किसमें किया जाता है बताइए? चिकित्सीय उपयोग। रक्त विकार के रूप में, किसके रूप में? रक्त विकार के जांचे खातिर फास्फोरस 232 का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस के परमाणु संख्या कितना होता है? फास्फोरस को 15 होता है, P15। अब बताइए धातु है कि अधातु? चर्म रोग में इसका हाँ। यूज किया जाता है। नहीं बिल्कुल रक्त विकार के रूप में किया जाता है। हाँ बिल्कुल, चर्म रोग के रूप में क्या जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ बिल्कुल, रेडियो फास्फोरस, ठीक सही है। चर्म रोग के भी उसका उपयोग किया जाता है। आप बताइए फास्फोरस का हम बोले ना, तो फास्फोरस धातु है धातु? अधातु है, ठीक है। आगे बताइएगा, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप क्या है? रेडियो आइसोटोप नहीं I130 नहीं, चर्म रोग में यही हो जाएगा, रेडियो फास्फोरस, ठीक, फास्फोरस ही है। ठीक, यहाँ पर दिया गया, सही ढंग से नहीं दिया गया क्वेश्चन बना के, इसीलिए चर्म रोग के देखिए यहाँ पर एक बार हम पढ़ देते हैं। कहता है चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप रेडियो फास्फोरस है। क्या है? रेडियो फास्फोरस है, ठीक। आप देखिए समृद्ध यूरेनियम, समृद्ध मतलब नहीं होता कोई व्यक्ति अगर कमजोर है तो क्या करना, समृद्ध बना देता है। वह बात यहाँ पर दिया गया। कहता है कि जिस यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कहता है यूरेनियम 235 के नाभिक का विखंडन मंद न्यूट्रॉन की टक्कर से ही हो जाता है। मंद न्यूट्रॉन की टक्कर से क्या मतलब? मंदन है ना, हल्को फल्को न्यूट्रॉन लग जाएगा, बस क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। परंतु यूरेनियम 238 के नाभिक का विखंडन मंद न्यूट्रॉन के नहीं होता। 38 का नहीं होता, 235 का हो जाता है। अतः परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 अधिक होगा। क्या है? परमाणु बम। अच्छा बताइए, जी अधिक रिएक्ट होगा ऑक्सीजन बम का उपयोग करेंगे तो 235 अधिक रिएक्ट होता है तो उसी का उपयोग करते हैं। आगे कहता है प्रकृति में यूरेनियम 235 की मात्रा क्या है? बहुत ही कम है, इसीलिए क्या कहा जाता है? मानव के द्वारा बनाया जाता है, ठीक। अतः विखंडन यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा कृत्रिम से क्या कह जाते हैं? बढ़ाई जाती है। बार बार इसी तरह से पढ़िएगा, याद होगा। अब बताइएगा यूरेनियम 235 एक नाभिक विखंडन जब होता है तो कितना मतलब कि अणु द्रव्यमान क्षति होता है? 0.124 यानी कि 124 पढ़ सकते हैं हम लोग, यानी पढ़ नहीं सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, बताइएगा प्रोटॉन और अल्फा कणों को त्वरित करने में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइएगा, प्रोटॉन और अल्फा कणों को त्वरित करने में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए ना, बताइए ना, ध्यान इधर उधर होता है। देखिए प्रोटॉन और अल्फा कणों को त्वरित करने में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, प्रोटॉन और अल्फा कण, क्या बार बोले जी? प्रोटॉन और अल्फा कणों को त्वरित करने में किसका प्रयोग? साइक्लोट्रॉन, ठीक ठीक। ऐसा नहीं था कि आपको पता ना, ध्यान इधर उधर हो गया था, बस सीधा समझिए। आगे ध्यान दीजिए, आगे कहता है कार्बन आयु की गणना के लिए। देखिए कार्बन, हाँ, कार्बन आयु की गणना के लिए किसका प्रयोग, यानी कि कार्बन, देखिए कार्बन C14 का प्रयोग जीवाश्मों की ईंधन की जांच के लिए किया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जीवाश्मों की ईंधन की जांच के लिए किसका प्रयोग? कार्बन C14 का, ठीक। नीचे में देखिए, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, नीचे में एक और खटाल बनाए ओकरा डायरेक्ट पढ़ते हैं, ठीक। कार्बन C14 का प्रयोग किसमें होता है? जीवाश्मों की जांच के लिए। उसके बाद यूरेनियम 238 का प्रयोग और लेड Pb 700 का प्रयोग किसके में होता है? तो ध्यान दीजिए, ऊपर में दिया गया ना, पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों। नीचे पढ़िएगा रुबेडियम यानी कि Rb 87 का प्रयोग किसमें होता है? चट्टान एवं खनिजों के आयोजन करने में। चट्टान एवं खनिजों के आयोजन करने में Rb 87 का, Rb मतलब रुबेडियम, ठीक। आगे होता है पोटेशियम ऑर्गन आयु की गणना। पता है क्या मतलब? भूगर्भिक चट्टानों। ऑर्गन मतलब K40, ऑर्गन मतलब K40 में R40 और पोटेशियम मतलब K40, दोनों 40 हो जाएगा, ठीक। और एक उपयोग कहाँ होगा? भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात कर। भूगर्भिक मतलब कि अंदर। अब बताएगा पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किसका उपयोग? पृथ्वी एवं प्राचीन, हाँ, तो पृथ्वी, हाँ, मतलब नहीं बोलते, यू से याद रखेगा, यूरेनियम और रुबेडियम, ठीक, बिल्कुल। कार्बन बोलेगा C14, जीवाश्म पता, जीवाश्म ऐसे नहीं बोलते हैं कि वही बन जाते हैं जीवाश्म, जीव जंतु। और देखिए इसको नजरअंदाज करने की कोई जरूरत नहीं, एक बार हम और रिवीजन करते हैं इस चीज को, ठीक। बिल्कुल इसका रिवीजन करना बहुत ही जरूरी। कार्बन C14 का बताइएगा तो किसका लिए प्रयोग किया जाता है? जीवाश्म ईंधन की आयु की जांच करने के लिए, ठीक। दूसरा है पृथ्वी, दूसरा ही ना, बिल्कुल, पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग? यूरेनियम और लेड का, ठीक। आप बताएगा चट्टान एवं खनिजों की आयु ज्ञात करने में रुबेडियम, स्टोनशियम। अच्छा बताएगा भूगर्भिक चट्टानों में पोटेशियम आर्गन। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत ही
यहाँ पर पूछा जाता है, इसीलिए हम बार बार रिवीजन करवा दिए। समूह विस्थापन नियम, ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत कम आता है यहाँ से, लेकिन एक बार पढ़ना जरूरी हो सकता है दे दे, ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी से उठाया गया। ठीक, बोलिएगा यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? समूह विस्थापन, प्रोफेसर सैंडी और फाइजन ने दिया था। ठीक है, यहाँ पर दिया गया क्या, यहाँ पर देखिएगा, रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा और बीटा किरण निकलने पर प्रभाव पड़ता है, जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर कहता है कि अल्फा किरण निकल, इनका कहना था कि अल्फा किरण जब निकलता है तो परमाणु संख्या 2 कम हो जाता है, द्रव्यमान 4 कम हो जाता है। उदाहरण जैसे दे दिए थे, क्या पोलोनियम 84 होता है, क्या होता है 84 होता है, द्रव्यमान 14 होता है। अल्फा कण गुजर गया तो पीवी क्या हो जाता है 82 हो जाता है, वो 10 हो जाएगा। ठीक, तो यही बस यही दिए थे, और कुछ, और इसमें वर्ग बोले थे, वर्ग भी क्या होता है घट जाता है, समूह हो जाता है, समूह इसमें हो जाएगा किकर, बस अभी इसी को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है पोलोनियम कौन वर्ग में, 16 में, पोलोनियम कौन वर्ग में, अगर अथी बोलेगा 10 घटाइएगा 6 का ए याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, वर्ग बोलेगा 6 का ए, उसी तरह इसमें 2 घट जाएगा तो 14 में जाइएगा, 10 घटा देगा 14 में, 10 घटा 4 होगा, 4 का वर्ग, इसी तरह याद रखिएगा। ठीक, बोलेगा पोलोनियम कौन वर्ग में, 16 में, 10 घटा दीजिएगा कितना देगा 6 का ए, और इधर अगर 2 घट जाएगा क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, लेड कौन में 14 वर्ग में, अथी हो जाएगा तब 4 का ए। अगर ये दोनों याद रखेगा, ऐसे ऐसे हम देख पूछ लेता है, इसीलिए सर जी दे दिए कौन ऊपर के वर्ग। आगे बताइएगा, और उसके बाद क्या है, बीटा कण गुजरेगा तो की होगा, एक वृद्धि हो जाएगा, एक वृद्धि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक वृद्धि हो जाएगा, नहीं, 2 घट जाएगा, बीटा नहीं, 2 देखिए देखिए कहता है यहाँ पर, देखिए बीटा किरण जब गुजरने की बात आई, देखिए बिल्कुल परमाणु संख्या 1 बढ़ जाएगा, और द्रव्यमान अपरिवर्तित, हम नीचे चल गए थे, परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक बढ़ेगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बीटा कण गुजरने से, बीटा कण गुजरने से परमाणु संख्या 1 बढ़ेगा, द्रव्यमान वही रहेगा। जैसे कि C14 था, कितना जाएगा 7 हो जाएगा, N14 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, कहता है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से एक अल्फा और 2 बीटा किरण निकलती है तो समस्थानिक की प्राप्ति होगी, यानी कि आइसोटोप्स जिसको कहते हैं, आइसोटोप्स मतलब समस्थानिक, पुनः समस्थानिक प्राप्त हो जाएगा। हाँ, दोनों अगर प्रवाहित होती है तब पुनः समस्थानिक प्राप्त हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, प्रजनन भट्टी, प्रजनन भट्टी है, तो मेरा लगा कुछ और नहीं पढ़ दिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको सही से। ठीक, ऐसी परमाणु भट्टी जिसकी सहायता से अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, क्या कहते हैं, अधिक विखंडनीय, जैसे कि उसे क्या कहते हैं, यानी कि प्रजनन भट्टी, यानी कि बीडर रिएक्टर कहलाता है। यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 तथा थोरियम 232 से यूरेनियम 233 प्राप्त किया जाता है। फिर से सुनिए, यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 और थोरियम 232 से यूरेनियम 233। ठीक, आगे बताए, कलपक्का में स्थित इंदिरा गांधी परमाणु संस्थान के अंदर में कार्यरत फास्ट बीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम से किसको निर्मित किया जाता है, यूरेनियम को उत्पादित किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा कहते हैं, भारत में परमाणु बम के विकास और प्रथम परमाणु परीक्षण के मुख्य सूत्रधार कौन थे, राजा रमन्ना, डॉक्टर राजा रमन्ना। बताएगा, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, फिर से पढ़ते हैं, बताएगा, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किसका उपयोग, न्यूट्रॉन का। ठीक, परमाणु बम के सिद्धांत की खोज किसने की थी, हिदेकी युकावा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, युकावा में हम और जानते हैं, बताइए युकावा मेसोन की खोज करता कौन, न्यूट्रिनो की खोज करता, न्यूट्रिनो पाउली। ठीक है, आज प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी कौन है, अप्सरा। कब निर्माण हुआ था, 4 अगस्त 1956, 4 अगस्त 1956 को प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी अप्सरा। कब, 4 अगस्त 1956। थोरियम का ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर कामनी होगा, कौन होगा, कामनी, हम आंसर ही बोल देते, कामनी होगा। क्षमता मात्र कितना है, 30 किलोवाट, सिर्फ किलोवाट। ठीक है, अच्छा 1 किलोवाट घंटा बराबर आप बता सकते कितना जूल होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, बताइए। 3.6 बिल्कुल सही, 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, आगे चलते हैं, कहता है, जिस परमाणु रिएक्टर का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के बजाय केवल अनुसंधान कार्य में करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जीरो पावर रिएक्टर। अब जीरो पावर देखे ना, तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जीरो पावर ऑपरेशन क्या कहते हैं, 1942 में जो हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन को ही कहते हैं, जिनके तहत महात्मा गांधी को क्या कर दिया गया था, महात्मा गांधी को बंद कर दिया गया था, उनकी पत्नी की बंद किया गया था, उसी दिन उनकी क्या हो गई थी,
कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई थी। कस्तूरबा गांधी की बोलेगा समाधि स्थल कहाँ है? आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस कहाँ है? तो पुणे में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। ठीक, चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना है? ज्यादा ही है, 32 मात्र 32 है। ध्यान दीजिएगा, तुरंत खत्म कर देंगे। अब थोड़ा बड़ा होगा तो देखिएगा, इतना थोड़ा ठीक है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि इसमें कुछ समझाना है नहीं, डायरेक्ट याद ही करना। बताइए पिंच ब्लेड किससे समझे थे? यूरेनियम से। किससे समझे थे? अभी तुरंत बोले था ना पिंच ब्लेड किससे? पिंच प्लेट यूरेनियम से संबंधित हो जाएगा। आगे चलते हैं, बताइएगा रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? बताइए पिंच ब्लेड से। रेडियम किस खनिज से? रेडियम के खोजकर्ता बताइए आप लोग जल्दी। मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को कब मिला था? 1903। परमाणु बम के सिद्धांत की खोज किसने की थी? यहाँ पर दिया है, ये देखिए तुरंत हुआ था। ठीक, कौन? ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा जोर से बोलिए एकदम। एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 यूरेनियम। या खातिर बोलते हैं कि परमाणु संख्या याद रखिए। ठीक, आगे चलिए। आगे कहता है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल। परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहता है तो बस वही हो जाएगा, नाभिकीय बल हो जाएगा। न्यूक्लियन बोलते हैं दोनों को एक साथ मिला के। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है परमाणु से प्राप्त ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेंगे? नाभिकीय ऊर्जा। ध्यान रखिए, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या बोलेंगे? नाभिकीय ऊर्जा। ध्यान रखिएगा। आगे कहता है परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है सूर्य में। सूर्य में। परमाणु नाभिकीय संलयन से, यानी कि नहीं कहते सूर्य में। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा ही क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नाभिक का विखंडन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए उसी से फिर वो ऊर्जा बता देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, परमाणु से, यानी कि परमाणु में नाभिक होता है, तो परमाणु से प्राप्त ऊर्जा क्या बोलेंगे? नाभिकीय ऊर्जा। इससे पहले क्वेश्चन एक देख लीजिएगा, यहाँ पर बोला परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल कहते हैं। न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है? नाभिक के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो उस पर जो आरोपित बल होगा उसको क्या बोलेंगे? नाभिकीय बल बोलेंगे। तो बस अंदर में जो होगा बस ओकरा ऊपर क्या को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। समझ गए? आगे चलते हैं। ठीक, जैसे परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या बोलेंगे? नाभिकीय ऊर्जा। अंदर में है ना। ठीक, आगे चलते हैं। कहता है परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है किसमें? सूर्य में। लेकिन नाभिकीय संलयन के लिए क्या है स्रोत है? सूर्य है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं? ध्यान दीजिए। टाइटेनियम। टाइटेनियम नहीं है। टाइटेनियम बताएगा क्या हुआ जी? बड़ी हंस रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, होना चाहिए। ठीक, बताइए टाइटेनियम सही है। टाइटेनियम का परमाणु संख्या आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक, क्योंकि हमको याद नहीं है। अब देखिए प्लूटोनियम का बता देते हैं 84 होता है परमाणु संख्या, यूरेनियम का 92 होता है और थोरियम का 90 होता है। टाइटेनियम का आप लोग कमेंट कीजिएगा, बस इतना हिंट जरूर कर देंगे। 82 से कम होगा। 82 से कम होगा, बिल्कुल सही। 20 से लेके 30 तक में इतना हिंट कर दीजिए, 25 तक होगा। इतना हिंट कर दीजिए 24 से कम होगा। इतना हिंट कर दीजिए 23 क्या होगा? 23 होगा। 23 होगा कि 22 होगा? 22 वेनेडियम हो जाता है, 21 स्टेडियम हो जाता है, तो ऐसे होगा। ध्यान याद कर लीजिए, इसी तरह से याद हो जाता है। ठीक, आइए ध्यान रखिए, हमारा याद अर्थान है सहयोगी से हुआ है। ठीक, आगे ध्यान रखिए। कहता है मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए? रेडियम की। किसकी खोज के लिए? रेडियम के। नीचे में दिया गया रेडियम का परमाणु संख्या जल्दी बताइए तो। रेडियम का परमाणु संख्या 88। ठीक है, वो देखिए इनके पति के नाम नहीं पूछता। पति के नाम जोड़ दिया गया यहाँ, जैसे कि कोई कार्य करते हैं, पति करते हैं तो महिला का नाम थोड़ा जुड़ जाता है, वहाँ उल्टा हो रहा था। ठीक, कुछ सहयोग सहयोग आप क्या देंगे उनके में, आप नहीं बोले ये। ठीक, आगे ध्यान देखिए, वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणु के संयोजन से अणुओं का निर्माण? रासायनिक बंधन कौन सा? ध्यान दीजिए, वह रासायनिक बंधन कौन सा है जो परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? तो विद्युत स्थैतिक बल उसमें रहता है। जब तक विद्युत स्थैतिक बल कार्य नहीं करेगा रासायनिक बंधन का निर्माण नहीं होगा। पहला रासायनिक बंधन जैसे होता है आयनिक बंधन भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। विद्युत स्थैतिक बल ऐसे ऐसा कर चुके, ऑप्शन के अनुसार आप लोग कर सकते थे। आगे चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। 11 नंबर, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेक्यूरेल। बोल किया थे। आगे ऊर्जा के स्रोत, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है बताइए? संलयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा क्योंकि हमें ठीक लगता है, वह लगता है थोड़ा। आगे भारत ने अपने पहला परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? पोखरण कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? जैसलमेर में। भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बताइए? राजस्थान। भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ध्यान दीजिएगा, खूब स्पीड में होगा तो वहाँ समझो नहीं आएगा, कहेगा पगला है।
80 से हो रहा है ना? हाँ ठीक है। ठीक है। पोखरण में कब हुआ वो स्थापित? 8 मई 18 में 1974, 18 में 1974। ठीक है, आगे बताएगा। कहता है डैश ने एटम बम का आविष्कार किया। क्या किया था एटम बम का आविष्कार? सैमुअल कोहेन। ओपेनहेमर किया था। रॉबर्ट ओपेनहेमर। थोड़ा ध्यान से धरबर में गड़बड़ नहीं। ओपेनहाइमर होगा। ओपेनहाइमर, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये सैमुअल कोहेन किया था। बोलिए क्या किया था? रुकी जाते क्योंकि मेरा रिवॉल्वर गला भी ज्यादा दुखने लगा है। रिवॉल्वर का किया था। रेडियो का किया था मार्कोनी मार कर दिया था। अच्छा, अच्छा रबर का आविष्कार है। रबर का आविष्कार। हाँ। रबर का बता, रबर का नहीं पता, बता दीजिए कोई, सीख ले हम भी। डनलप ना, चलिए ठीक है, आप लोग भी सीख लीजिएगा। गुडियर। चलिए पहले इसको खत्म करते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। ठीक, आगे देखिए। कहता है नाभिकीय अभिखंडन में मंदक का कार्य कौन करता है? बताइए। नाभिकीय अभिखंडन मंदक का भारी जल D2O उसी को भारी जल कहा जाता है। यहाँ पर ग्रेफाइट ऑप्शन नहीं है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2 को ही गुरु जल बोला जाता है। हाँ, गुरु जल बोला जाता है। ठीक, आज इसका बताइए। द्रव्यमान संख्या बोल दीजिए। बताइए द्रव्यमान संख्या बताइए। कितना? 20। किसका कितना होता है? ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बताएगा। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड यानी कि केडियम रॉड की का क्या काम है? बताइए। केडियम रॉड का क्या काम? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए ऐसा क्वेश्चन किया गया था। आप लोग थ्योरी देखिए और आंसर मारते जाइए। ठीक, ऐसे इसका नहीं भी करवाते चलता, लेकिन होता है ना। आगे, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पूरा नामकरण किस भारतीय वैज्ञानिक? बताइए जल्दी। होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा, जिस पे डिस्कशन हो गया था। इक्का सिलिकॉन किसे कहा जाता है? इक्का जर्मेनियम। ध्यान दीजिए, SJ याद रखिएगा। SJ, S ककरा संबंध था? J से। इक्का सिलिकॉन आया था। सिलिकॉन मतलब S, J मतलब जर्मेनियम। जर्मेनियम। तो इक्का सिलिकॉन किसको कहा जाता है? जर्मेनियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये उस वर्ग में आ जाएगा 11 वर्ग का या 12 वर्ग का सिक्का बनता है। सिक्का धातु 11 वर्ग को कहते हैं। 11 इक्का सिलिकॉन है। ठीक, सिक्का धातु में आ जाएगा कॉपर आ जाएगा ना, तो क्या चांदी आ जाएगा? कॉपर, चांदी, सोना, ये सब आ जाएगा। ठीक, हाँ ठीक। तो इक्का सिलिकॉन किसे कहा जाएगा? कैसे याद रखेगा? इक्का क्या गुण लगल रहता है? इक्का यानी कि SJ, S का किससे संबंध है? J से। तो सिलिकॉन मतलब S सिलिकॉन, J मतलब जर्मेनियम। ठीक, याद करने के लिए। बाकी आप जोड़ सकते हैं केकरो जोड़ी से। अल्फा, बीटा तथा गामा की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम जल्दी बताइए। गामा बीटा अल्फा। गामा बीटा अल्फा, ठीक है। अवरोही क्रम मतलब समझते हैं ना? घटते क्रम मतलब सबसे पहले लिखा के लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का है। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। आरोही मतलब हमारे बीच कोई असेंडिंग दिक्कत नहीं ऑर्डर। है। चलिए आगे चलिए। किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते? बताइए। संभारिक उत्पन्न बीटा होते? बीटा 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 क्या हो जाएंगे? बीटा किरण। बीटा संभारिक मतलब समझते हैं ना? द्रव्यमान धर्मांक संभार। क्या? कार्बन डेंटिंग निम्न क्या है? कार्बन डेंटिंग क्या हो जाएगा? जीवाश्म। यानी कि C14 को वही बोलते हैं कार्बन डेंटिंग। जैसे कि हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे कार्बन डेंटिंग के रूप में 1750 से 1750 का कार्य सिंधु सभ्यता का जरूर पढ़ेंगे। ठीक, आगे देखिएगा। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक? C14 C14 है। C6 कितने है? 14 C6 ना? ए ठीक है, C6 ठीक। एक परमाणु संख्या 6 होना चाहिए, द्रव्यमान संख्या। हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में जानी जाती है? बताइए। गुरुत्वाकर्षण तरंग। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगा हाल ही में हुआ ना? हाल ही में वो 2-4 साल पहले हुआ, वो पहले हुआ, हाल ही नहीं बोला जाता। अच्छा, रेडियो सक्रियता का खोज करता बताइए। बैकुरल क्यूरी। अच्छा बताएगा, रेडियो सक्रियता का बात रख। यहाँ पर देखिए सब कुछ दे दिया। अन्य भी हो जाएगा, तो बैकुरल भी हो जाएगा, क्यूरी भी हो सकता है, केवल एक नहीं होगा, ये भी दोनों होगा। ठीक, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। चलिए इसमें सुकृत करना। देखिए सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है। कोबाल्ट 60 नहीं है, शरीर के अंतरंग के देखिए अपूर्व का जैसे उपचार। कोबाल्ट के बारे में हम क्या पढ़े थे? सीधे कैंसर में देखिए, इसमें नहीं ना वो, तो ये गलत हो गया ना। आंसर तो ये हो गया, लेकिन तीनों को याद रखना जरूरी है। आयोडीन एक चीज का प्रयोग किसमें होता है? थायराइड के साथ। थायराइड मतलब समझते हैं? आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, इसको प्रभावित करता है थायराइड। ये ऐसे याद आ जाएगा, ये ऐसे ही होता है। क्या? यहाँ पे मतलब थायराइड ग्रंथि पाया जाता है। हाँ बिल्कुल, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन को स्रावित करता है? थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है। और जब आयोडीन की कमी हो जाता है तो कौन सी प्रभावित हो जाता है? थायराइड ग्रंथि। कौन ग्रंथि प्रभावित हो जाता है? जिसको घेंगा रोग बोलते हैं, गवाइटर बोलते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा। आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड को, यानी थायराइड खराब हो जाएगा तो उपचार खातिर। आयोडीन 32 का उपचार क्या है?
श्वेत रक्त उपचार के लिए, किसके लिए? श्वेत रक्त उपचार के लिए। अब गोल्ड 198, ध्यान दीजिए, नहीं गोल्ड रेटिना दोषों का उपचार, गोल्ड रेटिना दोषों का उपचार, यानी आंख का उपचार। गोल्ड 198 क्या हो जाएगा? गोल्ड क्या बताएगा? संकेत बताइएगा जल्दी। AU सबसे कम क्रियाशील है ना, ठीक है। चलते हैं आगे हम, लैटिन नाम बताते हैं यूरम, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। लैटिन नाम क्या हो जाएगा? यूरम, ठीक। आगे चलते हैं, कोबाल्ट साइट आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित होता है। देखिए कोबाल्ट साइट उत्सर्जित करता है, कौन चीज उत्सर्जित करता है? गामा किरण, यानी ठीक है, क्योंकि यह उत्सर्जित होता है किससे? गामा किरण से, ठीक। नाभिक परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है, किसकी प्रक्रिया है बताइए? एक भारी परमाणु ने टूटता है, हाँ टूटता है, इसीलिए परमाणु विखंडन एक भारी परमाणु की नाभिकीय उपखंडन है। बताएगा यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करिए, बताइए। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में, परमाणु रिएक्टर के ईंधन के रूप में इसका आइसोटोप का उपयोग होता है, बिल्कुल सही। चलिए एलपी में पूछा गया, ठीक। इसीलिए एलपी के स्टूडेंट बहुत ज्यादा जवाब दे रहे हैं ना, ठीक है। इस पर ध्यान दिया कीजिए, और ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको नजरअंदाज नहीं करना है। आगे है कि रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, बिल्कुल सही बात, सही बात है, नाभिकीय गुण है ना। हाँ एकदम। रेडियोधर्मिता क्या है? एक नाभिकीय गुण है ना, बिल्कुल। हाँ। आगे कहता नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया गया था, बिल्कुल नहीं, गलत। नाभिकीय विखंडन के रूप में हाइड्रोजन बने, परमाणु बम बनाया गया था। तो एक सही है, बी क्या है? गलत है, केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, कहता है निम्नलिखित में कौन सा समस्थानिक मौजूद है? नहीं है, बताइए। मौजूद नहीं पूछ रहा, यूरेनियम 242 233 होबे करता है, 238 होबे करता है, 235 होबे करता है, 242 नहीं होता। 242 के सुनबे नहीं, 233 भी होता है, 235 भी है, 238 भी है। लास्ट क्वेश्चन बताइएगा, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम यह अंतर है कि बताइए? नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ध्यान दीजिए, नाभिकीय रिएक्टर हम पढ़े थे थ्योरी में, इधर ध्यान दीजिए थोड़ा। नाभिकीय रिएक्टर में पढ़े थे कि ये होता है ना, नियंत्रित विखंडन से क्या होता है? बनता है। नाभिकीय रिएक्टर किससे बनता है? नियंत्रित विखंडन से बनता है। तो ऑप्शन देखिए अपन नीचे है, नियंत्रित विखंडन से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, इसको अच्छा से रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, आज थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा, अच्छा से देखिएगा और बहुत ही फायदा करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।